इस तरह से वोट किया गया। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो भी सामने आ गए हैं। मेट्राइज ने जारी कर दिए हैं आंकड़े और एनडीए को 147 से 167 सीटें दी गई हैं। इसमें महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दी गई हैं। और एग्जिट पोल के जो डीवी रिसर्च के आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए को 137 से 152 सीटें जा सकती हैं, महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं 83 से 98 सीटें। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। इसका इंतजार बेसब्री के साथ किया जा रहा था वैसे भी अमित के जैसे ही समय खत्म हो मतदान करने का एग्जिट पोल्स बताएं कि आखिर क्या रहा है बिहार में, किस तरह की तस्वीर है। तो यहां तो दोनों ही एग्जिट पोल, चाहे मेट्राइज की बात कर लें या फिर डीवी रिसर्च की, दिखा रहे हैं कि साफ साफ महागठबंधन को जीत नहीं मिल रही है। एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाएगी। देखिए, एग्जिट पोल का आंकड़ा इस तरह का आएगा, इस बात को लेके हमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हम पहले और दूसरे चरण में जब ग्राउंड में थे तो जो लोग अपने वोट को लेके चर्चाएं कर रहे थे वो प्रो कंबेंसी वोट वाले ज्यादा लोग थे। हाँ, जो मुस्लिम या फिर यादव समुदाय या जो कैंडिडेट विशेष महागठबंधन का जिस तरह से था वो वॉइस आपको सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर वही बात कि जो वोकल वोटर जो अपने पत्ते खोल रहा था पोलिंग स्टेशंस के बाहर, वो एनडीए का था। तो ऐसे में इस तरह का आंकड़ा आना अपने आप में कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। बहुत ज्यादा ये एंटिसिपेटेड लाइंस पे है। और अगर जिस महिला वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बहुतायत में नीतीश कुमार के नाम पे वोट जाता हुआ दिख रहा था, अगर वो सच में पैन बिहार फैक्टर रहा तो हम मान सकते हैं कि ये आंकड़े 140, 150 भी जाए तो कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन वही बात है कि जो सैंपल साइज होता है वो से आता है, और जो साइलेंट वोटर्स हैं या जो अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे उन लोगों के हिस्से क्या है और वो कितना प्रभावित करेगा इस ओवरऑल फिगर को, वो भी देखना पड़ेगा। हालांकि फिर वही बात है कि जो महागठबंधन का वोटर है वो अपने आप में बहुत वोकल वोटर माना जाता है, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय का वोटर और यादव समुदाय का वोटर। अगर 100 लोग हैं तो 200 लोगों की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से इस वक्त इस चुनाव में आरजेडी ने एक कोशिश भी की थी, हालांकि कि अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाना है। जो 2020 में सत्ता के करीब जाते जाते महागठबंधन फिर विपक्ष में बैठना पड़ा, उसमें कारण ये भी कहा जाता था कि जो ज्यादा अग्रेशन था आरजेडी का वोटर्स का ग्राउंड पे, उसकी वजह से संभवतः कुछ छोटा वोट बैंक इधर उधर तितर बितर हुआ था, जिसकी वजह से सत्ता की चाबी आरजेडी के हाथ और महागठबंधन के हाथ नहीं लगी थी। अभी और भी डेटा आएगा शशि, तो हो सकता है ये आंकड़े या पोल ऑफ पोल्स जब आएगा दोबारा तो इसमें कुछ रिवीजन आपको देखने को मिले। बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को ये भी बता दें, जनसुराज पार्टी जिसके लिए बार बार कहा जा रहा था कि इस बार हो सकता है कि बहुत सारे खेल खराब करे, जिस तरह से लगातार बने हुए थे प्रशांत किशोर लोगों के बीच में, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं जनसुराज पार्टी के लिए वो भी अपने दर्शकों को बता दें। मेट्राइज की तरफ से 0 से 2 सीटें दी गई हैं इनको, और डीवी रिसर्च ने इनको 2 से 4 सीटें दी हैं। तो लगातार जो कहा जा रहा था कि अच्छा ठीक है सत्ता न सही लेकिन खेल बिगाड़ने वाले ये जरूर बन सकते हैं, किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं, वैसा कम से कम एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित भी जुड़ गए। रोहित, कम से कम अगर हम इन एग्जिट पोल के नतीजों को देखें और जनसुराज पार्टी की बात करें, आप लगातार रिपोर्ट करते रहे, वैसे भी अब से नहीं कई महीने से लगातार लोगों के बीच में प्रशांत किशोर थे और लग ये रहा था कि वो दावे भी कर रहे थे, जिस तरह से दिखाया जा रहा था कि खेल बिगाड़ सकते हैं कम से कम बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज का, किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं, बट ऐसा कम से कम ये आंकड़े तो नहीं कहते। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर के आप बयान पर जाइए, क्या कहा था उन्होंने, अर्श या फर्श दोनों चीजें उन्होंने कही थी। या तो बम्पर वोटिंग होगी, बम्पर सीटें आएंगी तो सीधा सरकार ही बना लेंगे, या नहीं तो यानी कि अर्श पे चले जाएंगे, या नहीं तो
फर्श पे, यानी कि कुछ नहीं होगा, 2-4-5 सीटें आएंगी और वही हो रहा है। प्रशांत किशोर इसके लिए अगर हम ये एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखा रहे हैं विभिन्न जगह संस्थाओं ने जो किया है उसमें देखें तो प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2 सीट 4 सीट 5 सीट के आसपास ही जिनको जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए प्रशांत किशोर तैयार थे, उन्होंने ऐसा कभी दावा नहीं किया था कि नहीं भाई मैं सरकार ही बना लूंगा। वो बदलाव की बात करते थे, लेकिन ये बात भी उनको पता था कि ये प्रशांत किशोर का पहला इलेक्शन डेब्यू है, पोल डेब्यू है, यानी कि फुल फ्लेजेड। बीच में 4 सीटों पर बाई इलेक्शन उन्होंने लड़ा था पिछले साल, लेकिन पूर्ण रूप से चुनाव लड़ना ये उनका पहला जो है एक्सपीरियंस था। और इसीलिए अब पहली ही बार में आप अगर आप कोई नई पार्टी बनाते हैं और आप मैदान में उतर जाते हैं, अब देखिए पार्टी भी उन्होंने पिछले 1 साल पहले ही बनाई है, पिछले साल अक्टूबर में बनाई है, तो 1 साल पुरानी पार्टी है। प्रशांत किशोर हालांकि जब जाना पहचाना नाम बिहार की राजनीति में और घर आंगन में कह लीजिए गांव में सब जगह हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर में शशि मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है, जरा उसको ठीक करवाइए प्रोडक्शन को बोल। जी जी जरूर। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर देखिए ये लगातार वो कह रहे नई पार्टी है, उन्होंने तो कहा ही तक मेरी नई पार्टी है, तो जाहिर सी बात है बिहार के लोगों ने अगर इस बार दिल खोलकर उन्हें प्यार नहीं दिया है, उतनी सीटें नहीं दी है, तो इसकी वजह यह है कि थोड़ा सा लोगों में जो एक तरीके से कहें ना एक हिचक है। प्रशांत किशोर अच्छे हैं सब कहते हैं, प्रशांत किशोर मेहनत करते हैं सब कहते हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये प्रशांत किशोर भी जानते थे कि ये दुविधा वोटरों के बीच में है। उनके काम को सब पसंद कर रहे हैं, उनकी यात्राएं चलती हैं, उनके जो एजेंडा है वो सब लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ भाई ठीक है उसका एजेंडा सही है, लेकिन इस बार वोट करेंगे तो इसको लेकर जो है थोड़ा वोटर उस समय जो है मन अपना नहीं बना सका है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने भी ये देखा है और ये प्रशांत किशोर को भी ये बात का एहसास था कि भाई थोड़ा सा लोगों के अंदर जो भी 100% कॉन्फिडेंस जो है उनके लेकर नहीं आया है। हो सकता है 2030 में जब वो आएंगे, अगर 2030 में अगर फिर से वो चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है एक बड़ी ताकत के रूप में प्रशांत किशोर को देखा जाएगा, लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर अर्श या फर्श की बात करते आए थे। उन्हें पता था या तो एकदम ज़बरदस्त अगर हवा चलेगी, ज़बरदस्त अगर आंधी चलेगी तो या तो फिर वो सरकार ही बना लेंगे, अगर केजरीवाल टाइप माहौल अगर बना कि जिस आंदोलन से निकले थे तो ज़बरदस्त एकदम सरकार ही बना लिया था, या नहीं तो उनको पता था फर्श पे आना पड़ेगा तो फर्श पे भी आएंगे और फिर आगे मेहनत करेंगे। जी रोहित, एक और चीज़ हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरह से इस बार बिहार ने वोट किया है और जिस तरह से कैलकुलेशन रहता है तमाम सेफोलॉजिस्ट का, तमाम चुनावी पंडितों का, एक्सपर्ट्स का, हालांकि ये कई बार बदलाव हमने देखा है कि बम्पर वोटिंग का मतलब सरकार का बदलना ही नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं है। यहाँ जो भी नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल के, मेट्राइज ने 147 से 167 सीटें दी हैं। 82 पर लाइव पे था, लाइन फोन कट गया है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, लगता है रोहित के साथ हम फिर से संपर्क साधते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, आप हमारे साथ हैं अभी? अमित लगातार हमें लाइव दे रहे हैं, हम अमित से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी अमित भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन आपको एक बार फिर से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो हम बता दें। एक तो देखिए बम्पर वोटिंग हुई है दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए, जबरदस्त तरीके से लोगों ने घरों से बाहर निकलकर मतदान किया है। दूसरा आप देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, मेट्राइज की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, 147 से 167 सीटें एनडीए को दी गई हैं, महागठबंधन को दी गई हैं सिर्फ 70 से 90 सीटें। वहीं अगर डीवी रिसर्च की आप बात करेंगे तो एनडीए के खाते में उनकी तरफ से 137 से 152 सीटें गई हैं और महागठबंधन को 83 से 98 सीटें दी गई हैं। और एग्जिट पोल बहुत साफ साफ बताता है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनना वहां तय है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम स्टार प्रचारक, तमाम पार्टी के अलग अलग पार्टीज के जो बड़े बड़े नेता हैं लगातार बने हुए थे। 7 बार प्रधानमंत्री का दौरा रहा, 14 रैलियां उन्होंने संबोधित की, चाहे आप उसके बाद अमित शाह की बात करें या बाकी के अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की बात करें, जिसमें राहुल गांधी का भी जिक्र कर सकते हैं। लगातार लोगों के बीच में वो थे और बार बार कहा यह जा रहा था कि महागठबंधन में
में जिस तरह से देरी से शुरुआत हुई है, आपस में सीट बंटवारे को लेकर जो सुस्तिर फुटौबल है, जिस तरीके से एक साथ पहले से राहुल गांधी नहीं है लोगों के बीच में, उसे लेकर ढेर सारे सवाल जरूर थे, लेकिन बाद में प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो भी लोगों के बीच थे और लगातार उन्होंने भी अलग अलग जगहों पर पहुंचकर सभाओं को संबोधित किया था। जनसुराज पार्टी, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि खेल बिगाड़ने वाली पार्टी बाकी के लोगों के लिए हो सकती है, किंग मेकर ये पार्टी साबित हो सकती है, उसके बारे में जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक भी सीट ना आए, मतलब खाता ही ना खुले, और हो सकता है कि 2 से 4 सीटें जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल जाएं। अभी हम आपको यह भी बता दें कि जो ये आंकड़े हैं ये इसलिए भी चौंका रहे हैं, ज्यादातर जो सेफोलॉजिस्ट हैं, ज्यादातर जो चुनावी पंडित हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर वोट किया है। आप अंदाजा लगाइए 73%, 74%, अगर ओवरऑल अगर आंकड़े भी देखे जाएं तो लगभग 67% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और अभी फाइनल जो आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किए गए। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर अभी लंबी लंबी लाइनें हैं, तो हो सकता है कि लाइनें खत्म होने तक ये 70% के करीब पहुंच जाए। एग्जिट पोल जो कह रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से तय है कि सरकार बनने जा रही है वहां पर एनडीए की, क्योंकि 137 से 152 सीटें एनडीए को दी गई हैं और महागठबंधन को 83 से 98 सीटें दी गई हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जो मेट्राइज के आंकड़े हैं ये, अगर आप डीवी रिसर्च यानी कि दूसरे एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करेंगे तो एनडीए को यहां पर 137 से 152 सीटें हैं और महागठबंधन के खाते में इनकी तरफ से 83 से 98 सीटें गई हैं कुल। ये देखिए, तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव रहा है। बेसब्री के साथ इंतजार किया जाएगा नतीजों का। 2 फेजेस में चुनाव कराए गए हैं, बहुत ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे, तमाम तैयारियां की गई थी, बम्पर वोटिंग बिहार ने की है। और आपको ये भी याद होगा जिस तरीके से लगातार अलग अलग दावे और वादे किए गए थे दोनों ही ग्रुप्स की तरफ से, चाहे वो महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, जिस तरह से ढेर सारे फ्रीबीज, महिलाओं को खास तौर से ध्यान में रखा गया था, उनको लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे थे। लेकिन भरोसा एक बार फिर से कम एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि एक बार फिर से एनडीए के ऊपर बिहार की जनता ने जताया है। जो भरोसा है वो कायम रखा है। 147 से 167 सीटें मेट्राइज की तरफ से दी जा रही हैं। वहीं डीवी रिसर्च के जो एग्जिट पोल्स हैं वो कह रहे हैं कि 137 से 152 सीटें यहां मिल सकती हैं एनडीए को। गठबंधन के खाते में 83 से 98 सीटें तक जा सकती हैं। जनसुराज पार्टी के बारे में कहा गया है कि हो सकता है खाता खुलना भी मुश्किल हो जाए, मेट्राइज ने कहा है, या फिर उन्हें 2 सीटें मिल जाएं। और डीवी रिसर्च की तरफ से कहा गया है कि जनसुराज पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं पूरे बिहार में। जाएंगे, बेसब्री के साथ इंतजार किया जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के जो गठबंधन है उसमें 83 से 98 सीटें तक दी गई हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जनसुराज को 2 से 4 सीटें उम्मीद की जा रही है एग्जिट पोल्स के नतीजों की तरफ से कि शायद उनके खाते में गिरे। हो सकता है कि वो खाता भी ना खोल पाए मेट्राइज की तरफ से, तो ये भी कहा गया है। हम आपको दिखा देते हैं एग्जिट पोल पर नित्यानंद राय की तरफ से क्या कहा गया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में हुआ है और इसका स्पष्ट संकेत है कि विकसित बिहार
और विकसित भारत के लिए लोगों ने मतदान किया है। बिहार के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। बिहार के लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा है और पांडव दल यानी एनडीए के पांचों दल भाजपा, जदयू, लोजपा और रालोमो और हम के सभी साथियों पर भरोसा बिहार के लोगों ने जताया है। और बिहार में जो 20 वर्षों तक जो विकास का लगातार काम हुआ है, बिहार में जो सुशासन का राज रहा है, यहाँ कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का हो, शिक्षा का हो, सिंचाई का हो, बिजली का हो, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी क्षेत्रों में जो काम हुआ है उनके विकास के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए, लोगों के सुकून और शांति के लिए, लोगों में सौहार्द के लिए, इसका परिणाम है रिकॉर्ड तोड़ मतदान। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा मत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। तो एग्जिट पोल पर कई और भी बयान सामने आए, जरा सुनिए क्या कहा गया है एग्जिट पोल को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं की तरफ से। मैं तो जो पूरे बिहार की 122 सीट पर जो मतदान हो रहा था और जिस तरह बम्पर वोटिंग किया गया है, तो मैं बिहार की उन 122 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों को मैं जनता दल यू पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आगे बढ़ के और मतदान किए हैं। और जो उन्होंने जो हमारे पास रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से जिस तरह विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो सुशासन और विकास के प्रति जो मोहर लगाया है बिहार की जनता ने, उसके उनके प्रति बिहार की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं अपने तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट करते कि जो बधाई देते हैं कि बहुत उनके कारण कि जो हमारे नेता ने जो इन 20 वर्षों में जो काम किए और उस काम के लेके विकास के नाम पर वोट मिला है। आज लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित बने हुए। रोहित, बार बार जो बम्पर वोटिंग है उसे लेकर बहुत सारे कयास और बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स के व्यूज हमने देखे हैं। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में हमने ये भी देखा है कि बम्पर वोटिंग का मतलब सरकार परिवर्तन नहीं है, ऐसा भी देखा गया और एग्जिट पोल्स भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बिहार है शशि, यहाँ पे जो सारे देश की जो राजनीतिक पंडित जो होते हैं जिनका विश्लेषण सब सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, यहाँ आके अच्छों की राजनीति जो है वो माथा पीटने लगते हैं। इसीलिए बम्पर वोटिंग क्या इशारा कर रहा है जी क्या सरकार बदलाव के लिए, मतलब क्या बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया है या बदलाव के लिए वोट किया है या फिर मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, ये समझना किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए जो है लगभग असली कहिए तो असंभव है, बहुत असंभव है। मैं आपको बता रहा हूँ 2015 का मुझे वो वाकया लगता है जीवन भर याद रहेगा, जब अचानक सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो अचानक से लगा था बीजेपी की संख्या बढ़ती जा रही है और बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। उस समय नीतीश कुमार और लालू साथ में थे। अचानक से 8 बजे जब काउंटिंग शुरू हुई 9 बजे तक बम पटाखे फूटने लगे थे बीजेपी दफ्तर में और अचानक से 1 घंटे के बाद पूरा खेला बदला और बीजेपी आ गई 55 पे और सरकार बनी महागठबंधन की। तो ये बिहार है, यहाँ पे सब लोग, सब राजनीतिक पंडितों के जो मतलब अनुमान है, विश्लेषण है, वो जाके धरे के धरे रह जाते हैं। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। महिलाएं इतनी ज़्यादा बम्पर वोटिंग कर रही हैं, किसके लिए वोट कर रही हैं, क्या नीतीश कुमार को वापस लाने के लिए वोट कर रही हैं, युवा बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं, क्या वो तेजस्वी के वोट कर रहे हैं, रोजगार पाने की उम्मीद में वोट कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जो है इसको लेकर विश्लेषण जो है पिछले 2 दिनों में लगातार 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं वो चल रही हैं। लेकिन ठीक है, अब कुछ एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कि कुछ संस्थाओं ने किए हैं, कितना विश्वसनीय है वो तो एक अलग बात है, कितना उससे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल
उनके एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार जो है एक बार फिर से बन सकती है, और अगर ऐसा होगा तो फिर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और ये देखिए ये जो अगर ऐसे नतीजे अगर ये आते हैं, जो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल हो जाता है तो फिर तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया है। एक तरीके से कहें शशि तो वन मैन आर्मी की तरह पूरी की पूरी बीजेपी और एनडीए की मशीनरी के खिलाफ वो लड़ रहे थे, तो उसके बावजूद भी अगर नहीं वो अच्छा कर पाते हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का सबब जो है मुझे लगता है वो महागठबंधन और आरजेडी के लिए होगा। जी बिल्कुल। और रोहित, ये आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से शुरुआत में महागठबंधन की तरफ से बार बार कहा गया कि थोड़ा डीले हो गया, बहुत सिर फुटौबल था, सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत सामंजस्य नजर नहीं आ रहा था, और लगातार तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, यहाँ तक कि अमित शाह की तरफ से भी बार बार उसी का जिक्र किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से 7 बार प्रधानमंत्री का दौरा रहा, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर 14 जनसभाएं, रोड शो, लोगों को संबोधित करना, पुरजोर कोशिश इस तरफ से भी हुई। अब जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ना चुनावी पंडित पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, बात इसलिए भी समझ में आती है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इतनी बम्पर वोटिंग एक अच्छा मैसेज है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और हम सबको सीखने की ज़रूरत है, खासतौर से दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर जहाँ 50% तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर लगभग 70% वोटिंग, ये वाकई में बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए। तो सबसे पहले इस पर मुझे रिएक्शन दीजिए, इसके बाद फिर मैं दो और सवाल हैं जो ज़रूर समझना चाहूँगी आपसे। देखिए, एक थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में एक चीज़ बताऊं ना, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकता है बम्पर वोटिंग के लिए। मौसम बड़ा सुहाना है। 2020 में कोरोना का माहौल था तो उस समय थोड़ा सा मतलब लोग कम निकले थे, लेकिन क्योंकि देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है। लोकसभा चुनाव में देखिए कितनी गर्मी पड़ती है, अप्रैल मई जून के महीने में जब वोटिंग होती है, तो वोटिंग के परसेंटेज देखते हैं, लोग घरों से नहीं निकलते हैं, लू चलती रहती है। तो एक चीज ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि लोगों को लाइन में लगने में कोई परहेज नहीं है। सुबह से लाइन में अगर 2 घंटे भी खड़ा रहना पड़े तो बड़ा अच्छा सुहाना मौसम चल रहा है, धूप अच्छी निकलती है, खिली खिली धूप, तो लोग उसको जो है कह सकते हैं कि वैसी गर्मी नहीं पड़ रही है, ये एक बड़ा वजह हो सकता है। लेकिन ये तो हल्की फुल्की बातें थी, लेकिन अब अगर हम सीरियस विश्लेषण पे आ जाए तो देखिए क्या है यहाँ पे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर कब प्रोजेक्ट किया गया था, तो मुझे ध्यान आ रहा है अशोक गहलोत जो आखिरी दिन था नामांकन का, उससे पहले अशोक गहलोत को जो भेजा गया था दूत के रूप में, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने भेजा कि भाई मामला बिगड़ रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, जाइए आप मामला को संभालिए। अब वहाँ हो ये रहा था ना कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित करने से परहेज कर रही थी, और दोनों के बीच में संवाद, कांग्रेस और आरजेडी में संवाद बिल्कुल टूट चुका था सीट बंटवारे को लेकर, किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहाँ से लड़ेगा। तब अशोक गहलोत आए खेवन है मतलब यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए, और फिर उन्होंने सब कुछ ठीक भी किया। लेकिन वो जो लालू प्रसाद और तेजस्वी से मुलाकात और लालू परिवार से उस मुलाकात के दौरान जो बैठक हुई थी, उसमें जो हमारे जानकारी है कि लालू की तरफ से स्पष्ट संकेत दिया गया, स्पष्ट कह दिया गया अशोक गहलोत को कि भाई देखिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, आप लोग कीजिए, वरना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, और इसीलिए क्योंकि ग्राउंड पे देखिए हमारी जो जानकारी है, कांग्रेस से कई नेताओं से हमारी बात हुई है, ये 10,000 वाला जो कैश ट्रांसफर हुआ था ना शशि, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, ये इसका बड़ा व्यापक असर हो रहा था। और मैं आपको बताऊं कि ये 10,000 का जो कैश ट्रांसफर था, ये एक साइलेंट इंजेक्शन था, ये एक ऐसा इंजेक्शन था जिसको लेकर कोई हो हल्ला नहीं कर रही थी महिलाएं, लेकिन बड़ा साइलेंटली, बड़े चुपचाप से इसका असर जो है देखने को मिला है इन चुनावों में। महिलाओं के खाते में टंग से घंटी बजती है, एक नोटिफिकेशन आता है कि 10,000 रुपए आपके खाते में आ गए हैं, तो महिलाएं खुश होती हैं कि चलिए भाई परिवार में 10,000 रुपए आए हैं जिससे वो कुछ कर सकती हैं, तो इसका असर देखने को मिलता है। और ये बात कांग्रेस के नेता भी जान रहे थे कि 10,000 वाला जो है ये बहुत व्यापक रूप से काम कर रहा है। तो ऐसे में क्या था, काट, उस 10,000 वाले जो कैश ट्रांसफर स्कीम को जो काट के रूप में तेजस्वी को जो है कांग्रेस ने मजबूरी में कहिए तो सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया। अब उससे काउंटर क्यों हुआ, अब ये समझिए। 10,000 रुपए का जो व्यापक असर देखने को मिल रहा था, उसके काउंटर में कांग्रेस और आरजेडी ने ये रणनीति बनाई कि तेजस्वी के नाम को हम अगर घोषित कर देंगे, तो कांग्रेस तेजस्वी के नाम को घोषणा करती है कि यही सीएम प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे, तब जो बिहार के जो 14% यादव समाज और 18% जो मुस्लिम समाज है, उनके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी।
कि भाई ये नेता, ये व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रत्याशी बन चुका है महागठबंधन का, यानी कि वो 18% और 14% जो है वो एकजुट हो जाएंगे, वो लामबंद हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें फिर क्या रहेगा, यादव और मुसलमान जो आरजेडी के कोर बैंक हैं, कि भाई हमें अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या होता है उसका असर, फिर अब ये समझिए आगे, 18 जोड़ 14 कितना हो जाता है, 32, यानी ये 32% जो है वो एक तरीके से चुनाव से पहले ही आरजेडी और महागठबंधन के पॉकेट में आ जाता है। यानी चुनावों में जब वोटिंग उतरती, अगर ये महागठबंधन बैटिंग करने के लिए, अगर हम इसको क्रिकेट के भाषा में बात करें, तो 32% से उनकी बैटिंग शुरू होती, ये आप समझिए। और फिर मुकेश सहनी को इन लोगों ने डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया। उसके पीछे क्या रणनीति है, बिहार में 36% ईबीसी है, अति पिछड़ी जाति, मुकेश सहनी भी उसी से आते हैं। अब कोशिश ये थी कि 32% तो मेरे पॉकेट में है, वहां से तो हम बैटिंग शुरू कर रहे हैं। अगर वो 36% में से अगर 5, 6, 7, 8% भी अगर मेरे पास आ जाता है मुकेश सहनी के नाम पे, तो 32 जोड़ 8, 40% जिसको वोट आएगा वो तो सरकार बनाएगा बिहार में, इसमें कोई शक शुबा, किसी को इफन बट नहीं है। तो इसी रणनीति के रूप में जो है तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट किया गया था। चलिए अब तो, लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है, अब तो सिर्फ नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल के जो कुछ नतीजे भी कुछ जगह आने लगे हैं, देखने वाली बात होगी कि ये एग्जिट पोल अब क्या वाकई एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है या नहीं 14 नवंबर को। शशि बिल्कुल, और क्योंकि रोहित हम इस पे बहुत बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हम क्योंकि आप जिस तरह से तमाम चीज़ें बता रहे थे कड़ी दर कड़ी कि किस तरीके से ऐलान किया गया, फिर कहा कि कट्टा कान पे रखकर ऐलान करवा लिया गया है। नीतीश कुमार के बारे में भी आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कितना देर से बाकी के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या फिर बड़े नेताओं की तरफ से कहना शुरू हुआ था कि हाँ यही मुख्यमंत्री फेस हैं। बड़ा देर लगा ये सब ये बात दोहराने में और ये बात कहने में, और उसके बाद फिर हमने देखा कि रिपीटेटिवली उसी बयान को अलग अलग नेताओं की तरफ से कहा गया। नीतीश, शशि, मुझे तो याद भी नहीं है कि कितनी बार मैंने और आपने नीतीश जरूरी या मजबूरी पर चर्चा की है इस टॉपिक पर। अनगिनत बार मैंने और आपने इस पे जो है वो चर्चा की हुई है। हाँ। तो देखिए यही चीज जो है चुनाव से ठीक पहले देखने को मिला, जब अमित शाह का वो जवाब आया ना, गोल गोल सा जवाब, प्रक्रिया समझाने का वाला जवाब, कि भाई सीएम कैसे चुना जाता है, वो प्रक्रिया समझाने लगे अमित शाह। जब उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइएगा या नहीं, तो गृह मंत्री जी जो है वो प्रक्रिया समझाने लगे कि तमाम विधायक बैठते हैं, विधायक दल के बैठ के जो है अपने नेता चुनता है। वहीं से कंफ्यूजन फिर शुरू हुआ कि नीतीश कुमार को बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस जो ऊहापोह की स्थिति होती है ना, कंफ्यूजन को जो है अपना हथियार बना लिया। और लगे उन्होंने 5-6 दिन लगातार ताबड़तोड़ उस पर जो प्रोपेगेंडा शुरू किया, उन्होंने भी अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भाई देखिए मैंने तो कहा था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है बीजेपी, नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी उनको नहीं बनने देगी मुख्यमंत्री। ये एक नैरेटिव सेट किया गया, दबाव में बीजेपी आ गई, बीजेपी को लगा कि नैरेटिव अगर जनता के बीच चला गया, बहुत फैल गया, तो फिर इसका नुकसान हो सकता है। और फिर आनंद फानंद में अमित शाह के जरिए ही और बिहार के अन्य नेताओं के जरिए जो है फिर ये कहना शुरू किया गया कि भाई नीतीश कुमार तो 20 साल से ही एनडीए के नेता हैं, 20 साल से एनडीए के नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, आगे भी रहेंगे, सीएम पद की वैकेंसी कहाँ है, ये तमाम चीजें फिर बार बार रैलियों में भी बोली गई। अमित शाह ने रैलियों में भी कहा कि दिल्ली में पीएम के लिए और बिहार में सीएम के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं। तब थोड़ी सी जाकर जो है लोगों को जो है स्पष्टता नजर आई कि अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी वो इंडिया के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसको लेकर जो है कुछ नेताओं ने फिर थोड़ा बहुत स्पष्ट रूप से जो कहना शुरू किया। हालांकि बिल्कुल खुलकर किसी ने आज तक नहीं कहा है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया बीजेपी के नेताओं ने, ये कहते हुए कि नेता वही हैं, 20 साल से नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब आप अगर मान लीजिए सरकार बनती है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो मेरा आकलन है 100% बनेंगे। उनकी सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल थे ना, 2 साल के लिए बने या पूरे 5 साल के लिए?
इस इलेक्शन वही- से वही- पहले वही- वही- मतलब वही- विधानसभा चुनावों से पहले भी वही तेजस्वी मैं- यादव को हमने कई बार या बाकी के कुछ और भी बयान हमें याद आते हैं, खासतौर से जिसपे स्टेज पे कुछ गतिविधियों को लेके बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियोस वायरल हुए, जिसमें बार बार कहा गया और बार बार एक ही चीज़ लगातार लोगों के बीच फैलाने की कोशिश हो रही थी, स्प्रेड करने की कोशिश हो रही थी कि सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, सेहत ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ तक तेजस्वी यादव ने कहा। वही मैं कह रहा था, 2 महीनों के लिए बने, 2 साल के लिए बने या 5 साल के लिए बने, वो डिबेटेबल हो सकता है। नीतीश कुमार कितने दिनों तक सीएम बनेंगे, लेकिन एनडीए अगर सरकार बनाती है तो मेरा ये आकलन है कि 100% नीतीश कुमार ही जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें जो है वो बढ़ने जा रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ बहुत बड़ा मिराकल नहीं हुआ है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि चिराग पासवान भी इस बार साथ में है। पिछले बार तो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा डैमेज किया था जेडीयू को, तो इसीलिए जेडीयू की सीटें बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान डैमेज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर होगा तो कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं नीतीश कुमार के सीटों को बढ़ाने में। तो इस बार सीटें बढ़ेंगी नीतीश कुमार की, और फिर से मतलब कह सकते हैं कि अब बीजेपी से ज़्यादा सीटें होंगी या बीजेपी से कम होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार की सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, थोड़ा सा मजबूत स्थिति में होंगे, और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, जो मुझे लगता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपका इस सारी इन्फॉर्मेशन को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिहार में वोटिंग को लेकर अजय आलोक ने क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, एग्जिट पोल को तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन तब भी लोगों की बहुत मेहनत लगी रहती है। अब सब हमें जिता रहे हैं एग्जिट पोल में, तो ठीक है, लेकिन मैं एग्जैक्ट पोल पे बिलीव करता हूँ। मेरा अभी भी मानना है कि जिस तरह से चुनाव ने अपने आप को समेटा है, 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, टूट सकता है। तेजस्वी यादव भी वो लगातार दावे कर रहे थे 14 तारीख को परिणाम आएगा और 18 तारीख को हम सीएम पद का ओथ लेंगे। वो सब मानसिक व्यथा का कारण है, तो मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं ये लोग। कभी चुनाव अधिकारियों को ब्लेम करने लगते हैं, कभी चुनाव आयोग को, कभी पुलिस बल को, कभी आईएएस ऑफिसर जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं उनको ब्लेम करने लगते हैं, फिर 18 को सरकार भी बनाने लगते हैं। तो थोड़ी मानसिक परेशानी होगी। छोड़ दीजिए, बच्चे की जान कब तक लीजिएगा। 14 तारीख को तो बाल नोचेंगे, 15 को लट्ठम जुत्तम होगा लालू के घर में। तो आपको बता दें कि जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 143 सीटें मिल सकती हैं, वहीं महागठबंधन को 95 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जनसुराज पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो अन्य के खाते में जा सकती हैं 3 सीटें। आपको ये भी बता दें कि जो पीपल्स पल्स के मुताबिक जो एग्जिट पोल किया गया है, उन्होंने कहा है कि एनडीए के खाते में 133 से 159 सीटें जा सकती हैं, तो महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी को हो सकता है खाता ना खुले और हो सकता है कि उनके खाते में 5 सीटें चली जाएं, इस तरह का अनुमान है, और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जा सकती हैं। पीमा की बात अगर हम करें तो एनडीए को 142 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन के खाते में इनकी तरफ से दी गई हैं 80 से 98 सीटें, और वहीं प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, यानी कि जो जनसुराज पार्टी है, उसके खाते में 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें जा सकती हैं इनके मुताबिक। वहीं अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे की तरफ से जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार भी एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना तय है। हालांकि 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों ही फेजेस का मतदान हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि बम्पर वोटिंग इस बार देखने को मिली है। बिहार में 70% के करीब मतदान हुआ है, शाम तक लंबी लंबी लाइनें देखी गई हैं। और एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं, अलग अलग एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन इस बार भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिलेगा और एनडीए की ही सरकार बनेगी, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 2 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ है, 243 सीटें हैं यहाँ पर। और आपको ये भी बता दें कि 6 नवंबर को बम्पर वोटिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा उस बम्पर वोटिंग को सराहा गया था और कहा यह गया था कि किस तरफ ये वोटिंग हो रही है, क्या लोग सोच रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर है, या फिर जैसा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सरकार को दोबारा बनाए रखने के लिए, उसी सरकार को रिपीट करने के लिए क्या ये वोटिंग हुई है। और आज अगर दूसरे फेज की बात कर ली जाए तो आज भी जबरदस्त तरीके से बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 14 तारीख को नतीजे आ ही जाने हैं।